हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं आपको, जो कि आपकी अप्रोच को, क्वेश्चन की सोचने की कैपेबिलिटी को और किस तरह से अप्रोच करते हैं उसको एक नई सोच देगा, एक तरह से नया परसेप्शन देगा। ठीक है, तो वी हैव हाफ इन्फिनिट वायर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ इन्फिनिट वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है हमें लैम्डा। ठीक है, और इस तरह से ये इसके सेंटर पे रखा हुआ है और ये रिंग है यहाँ पर। ठीक है, ये सर्किल है जिसका रेडियस आर है, यहाँ से ये इसका जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, तो हमें इस हाफ इनफाइनाइट वायर की वजह से हमें इस रिंग के क्रॉस कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है, उसकी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है। ठीक है, तो जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब पैरेलल कंपोनेंट हो गया ई एक्स की वैल्यू, जो ई एक्स है और डी ए। ठीक है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमें मिलेगा इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से तो मिलेगा, पैरेलल कंपोनेंट की वजह से। ठीक है, वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ड्यू टू ई ऑफ पैरेलल या ई ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि ई पैरेलल या ई एक्स ही क्या है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है या इसके एरिया वेक्टर के अलोंग जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो हमारा अगर डी फाई की बात करें कि अगर डी फाई छोटा सा अगर हम फ्लक्स निकालें इस पैरेलल कंपोनेंट की वजह से, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला जो फ्लक्स है, यहाँ वाला जो फ्लक्स है या ऊपर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें फ्लक्स बन रहा है तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई वाई ई परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर हो गया, cos 90 वैल्यू जीरो हो जाती है। तो हम इसकी वैल्यू ई एक्स के थ्रू निकालेंगे, ई एक्स इंटू में 2 पाई वाई और डी वाई। ठीक है, 2 पाई वाई और डी वाई, 2 पाई वाई का हम एक वो मान लेंगे सरकमफेरेंस और डी वाई डिस्टेंस पर। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया, ए डॉट डी ए लगा दिया। ठीक है, अब ई डॉट डी ए को हमें कहाँ अप टू आर तक एक्सपेंड करना है, और ई एक्स की वैल्यू कितना होगा, ई एक्स मतलब इसका पैरेलली इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमें एक्चुअली यहाँ पे करना है, हम इस ई एक्स की वजह से हमें यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ई एक्स की वैल्यू कितना होगा, फुल वायर की वजह से इतना होता है, तो हाफ की वजह से इसका 1/2 होगा। ये यहाँ तक आ रहा है और ये डिस्टेंस इस तरह से वाई डिस्टेंस है, इस तरह से बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर हम ई एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा जो फाई होगा, फाई इक्वल टू जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 0 टू लेके आर तक। हम टोटल फ्लक्स को 0 से लेके आर के लिए इंटीग्रेट करेंगे, और ई एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास, लैम्डा अपॉन में 4, लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई और मल्टीप्लाई में 2 पाई वाई और डी वाई। तो ये हमने क्या एक्चुअली क्या कर दिया, ए डॉट डी ए कर दिया है फ्लक्स निकालने के लिए। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया इस तरह से बढ़ता जा रहा है, ये वाई डिस्टेंस पर हो गया इस तरह से। ठीक है, और ये डी वाई थिकनेस का इस तरह से ये अप टू आर तक जाएगा। इसको हमने 0 से लेके अप टू आर के लिए इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, वाई से वाई कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, 2 पाई से ये 2 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या डी वाई का करना है, नीचे क्या बचा हमारे पास में, लैम्डा अपॉन में 2 और एप्सिलॉन नॉट और डी वाई का हम करेंगे, तो यहाँ पर y बचेगा, r आ जाएगा इस तरह से। तो वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट, लैम्डा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस वन विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ही मतलब एक अलग ही अप्रोच पे क्वेश्चन है, इसको समझना कैसे हो, किस तरह से सॉल्व करना है, इट इज़ द अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या दिया हुआ था और किस तरह से हमने अप्रोच किया हुआ, किस कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट इसको फ्लक्स प्रोवाइड करेगा, वो हमने सॉल्व किया हुआ है। तो ई एक्स कंपोनेंट और ई वाई कंपोनेंट, ई एक्स कंपोनेंट इसको फ्लक्स देगा, जबकि ई वाई कंपोनेंट क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, किसके, एरिया वेक्टर के। ठीक है, तो एरिया के अलोंग या प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर आता है उसका फ्लक्स हम निकालते हैं। ठीक है,
तो जो परपेंडिकुलर लाइंस है उसमें क्रॉस करते हुए जा रही हैं, तो ई एक्स वाली लाइंसेस को क्रॉस करते हुए जा रही हैं, ठीक है। तो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सर्कुलर लूप से हमने टोटल फ्लक्स निकाल लिया इस तरह से। सो इन दिस अनदर स्पेशल क्वेश्चन वी हैव गिवन 3, और ये क्वेश्चन सारे जो रेफरेंस बुक्स हैं सिंगेज एरोडो वहाँ से लिए हुए हैं, तो थोड़ा सा एक स्पेशल अटेंशन देने की क्वेश्चन है, ज़रूरत है इन क्वेश्चंस पे। तो वी हैव गिवन द 3 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। 1 2 3 वायर हमें दिए हुए हैं, और हमें इनकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी उस पर निकालना है हमें किसकी वैल्यू, इक्विपोटेंशियल सरफेस की इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2 के लैम्डा। इसी को अगर हम देखें तो हमारे पास में E = लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर कैप इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हमने यही फॉर्म में लिखा हुआ 2 के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। तो हम इसका पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें पोटेंशियल निकालना है, और तीनों की वजह से पोटेंशियल होगा उसको हमें क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब V1 V2 और V3 का जो टोटल पोटेंशियल है उसको कांस्टेंट पुट करके हम इस तरह से इक्वेशन निकाल लेंगे। तो एक वायर की वजह से हम निकालते हैं कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है और किस एक्सिस पर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर रेफरेंस एक्सिस का कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। तो V = जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है माइनस का E.dr होती है इस तरह से, ठीक है। ये वैल्यू हमने पुट करी यहाँ पर, तो माइनस और माइनस प्लस होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 के लैम्डा आर और dr, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 के लैम्डा और r का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ r और प्लस का c, ठीक है। तो ये एक की वजह से हमें पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई 2 के लैम्डा ln r, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस एक्स एक्सिस वाला जो वायर है ये इस तरह से जा रहा है, अब इसमें r की वैल्यू क्या होगी वो हम पुट करेंगे। ये वायर खुद एक्स एक्सिस में है, तो इसमें जो पॉइंट हमें मिलेगा, ठीक है, अलोंग जो होगा V1 की वैल्यू, ठीक है। तो V1 जो होगा और V2 होगा प्लस V3 होगा, इनकी वैल्यू हमें लिखनी है यहाँ पर, और इनका सम क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, क्योंकि ये हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस की इक्वेशन लिखना है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो V1 कितना होगा, V1 को हम कैसे लिखेंगे, V1 विल बी 2 के लैम्डा ln। अब ये एक्स खुद एक्सिस पर है, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो कहाँ पर होगा, √ऑफ y² प्लस z², ठीक है, प्लस 2 के लैम्डा, ये V2 की वैल्यू हो जाएगी 2 के लैम्डा ln। वाई एक्सिस पर अगर कोई वायर है तो वहाँ से जो उसका पॉइंट हमें मिलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का, अगर मतलब जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी उसमें का x² प्लस z² आएगा, प्लस 2 के लैम्डा ln √ऑफ कोई अगर z एक्सिस पर वो अगर कोई वायर है तो उसका ये वजह से हम पोटेंशियल जो निकालेंगे उसमें कौन सी वैल्यू आएंगी, x और y आएंगे, दैट इज x² प्लस y², ठीक है, इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि हमें V1 प्लस V2 प्लस V3 अगर इनके तीनों का हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस लिखना है तो इनका जो तीनों का पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा, दैट इज फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसी सरफेस जिसमें तीनों वायर की वजह से जो हम पोटेंशियल निकाल लें उनका नेट समेशन कांस्टेंट हो। तो पहले वायर की वजह से पोटेंशियल, दूसरे वायर की वजह से पोटेंशियल, तीसरे वायर के पोटेंशियल, इनका हम कांस्टेंट कर दें, ठीक है, तीनों को समेशन। अब हमें इस इक्वेशन को ऐड करना है, तो 2 के लैम्डा को हम कॉमन लेंगे और अंदर ब्रैकेट में क्या बनेगा ln, ठीक है, m इंटू n और इंटू, तो इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम x² प्लस y² इंटू में y² प्लस z² इंटू में और ये x² प्लस z², ठीक है, इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है। इतना कर लिया हमने, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। सभी को पता है लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ln x इंटू वाई इंटू जेड बराबर ln x ln y और प्लस ln z, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगा दी। अब ये इनका समेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो जाएगी। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, ln की वैल्यू है, तो जब ln की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये वैल्यू भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा,
ठीक है। तो हम अंडर रूट में लगा दें यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू भी क्या होगी, ये वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, ठीक है। लॉग के अंदर अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है तो अंदर वाली वैल्यू भी कांस्टेंट होगा। हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर, भाई कांस्टेंट का स्क्वायर तो कांस्टेंट ही आता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। देन वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, इट इज square and x square y square, this will be our equation of equipotential surface, ठीक है। तो इसके वायर 1 वायर 2 वायर 3 के वजह से पहले हमने पोटेंशियल निकाला, कितना पोटेंशियल है उनका समेशन कांस्टेंट पुट कर दिया, और वो कांस्टेंट समेशन पे अगर हमने वैल्यू सॉल्व करी किसके लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, तो उनका तीनों का समेशन कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो कांस्टेंट इक्वेशन करके हम व्हेन वी आर गेटिंग फाइनल दिस इक्वेशन, तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, इन तीनों वायर की वजह से जो आपकी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही है उसको रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक और बेहतरीन हम क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ पर हमें एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है स्मॉल ए डिस्टेंस पर, स्मॉल ए डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, और ये जो डिस्क है, ठीक है, ये हमारे पास 2D फिगर है, डिस्क है, डिस्क जिसकी रेडियस r है, ठीक है, जो ए डिस्टेंस पर है, और इस डिस्क से पास होने वाला हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका हमारे पास जो हमने पीछे भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, उस क्वेश्चन में क्या था कि हमने इस लाइन चार्ज जैसे रखा हुआ था उसकी वजह से हमने क्या निकाला था, नॉर्मली जो इसमें फ्लक्स क्रॉस हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से निकाला था। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो डी फाई विल बी, ठीक है, और ई और इसके बीच में कॉस थीटा एंगल बन रहा है एरिया के बीच में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई कॉस थीटा, ठीक है, और 2 पाई वाई और डी वाई, इस तरह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, तो कॉस थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस पर रखा हुआ है और ये कंपोनेंट इस तरह से जा रहा है, तो ए और वाई, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इसको क्रॉस करती हुई, ठीक है, एंगल पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में इस वैल्यू का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हटके हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। और इनटू में 2 पाई वाई डी वाई करेंगे हम, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, कहाँ, 0 से लेके कैपिटल आर के लिए टोटल फ्लक्स निकालने के लिए। और यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा कौन सा एंगल है, यहाँ बनने वाला, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ए डॉट में हमारे पास ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर से कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, लाइन चार्ज था, इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरह से हमने बाहर जाती हुई निकाली थी और इस तरह से रेडियल निकाली थी। जहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है तो इस तरह से फैलती हुई लाइन्स आएंगी। अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉलिड एंगल वाले तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर जो है कितना हमारे पास में सॉलिड एंगल बन रहा है ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। तो एक बार तो हम इसमें देखेंगे कितनी अल्फ़ा की वैल्यू बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो हमें कॉस अल्फ़ा रखना पड़ता है, कॉस अल्फ़ा जो हमारा बन रहा है वो ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर और अपॉन वाई स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये अल्फ़ा की वैल्यू बन रही है, ठीक है। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सॉलिड एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। सॉलिड एंगल हमारे पास निकालने का तरीका होता है, ठीक है। क्या होता है सॉलिड एंगल निकालने का तरीका, सॉलिड एंगल, ठीक। सॉलिड एंगल हमारे पास जो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू बन रही है 2 पाई 1 माइनस का कॉस अल्फ़ा, ठीक है, ये वैल्यू बन रही है, ठीक है। अब अगर पूरा हम अगर फ्लक्स की बात करें तो पूरा जो 4 पाई, ठीक है, अब यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि 4 पाई अगर हमारे पास में
सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है तो उससे कितना फ्लक्स पास होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरह से अगर ये Q चार्ज होता तो चारों तरफ इसमें कितना 4 पाई की वजह से इतना फ्लक्स होता। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सॉलिड एंगल की वैल्यू हमें पता है तो हम यहाँ पर रख देंगे इसको 2 पाई और 1 माइनस कॉस अल्फ़ा की वजह से कितना फ्लक्स होगा। ठीक है, हमें सॉलिड एंगल पता है, उसकी वजह से हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास कितना होता है पूरा, और ये क्या है कुछ पार्ट है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कोन की शेप में कुछ पार्ट इस Q चार्ज की वजह से निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो ये सॉलिड एंगल है, इसकी वजह से हमें फ्लक्स निकालना है, तो दिस डिवाइड बाई दिस, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 4 पाई और इनटू में दिस वैल्यू 2 पाई 1 माइनस का कॉस अल्फ़ा। तो इस मेथड से सॉल्व करें या हम इस मेथड से सॉल्व करें, दोनों से हमें सेम आंसर आएगा। देख लेते हैं, इस मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा तो डिस्क से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हम निकाल लें, तो 2 पाई से ही हमें 2 कट गया, 2 बच गया यहाँ पर, और अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे तो ये तुरंत हमारे पास आंसर आ गया 2Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इसको कर देंगे 1 माइनस का कॉस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे A अपॉन अंडर ऑफ A स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इस मेथड से निकालें चाहे हम इस मेथड से, फ्रॉम द बोथ मेथड वी आर गेटिंग द सेम आंसर। ठीक है, यहाँ पर हमने सॉलिड एंगल वाले कॉन्सेप्ट को लगाया हुआ है और यहाँ पर हमने उसका कंपोनेंट लिया हुआ है कि नॉर्मली कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मली क्रॉस करने वाला कंपोनेंट कौन सा है, तो E cos थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो नॉर्मली क्रॉस कर रहा है किसको, इसके डिस्क के सरफेस को। ठीक है, तो जो नॉर्मली कंपोनेंट पास होता है उसी की वजह से फ्लक्स निकालते हैं। अब इसको फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे फ्लक्स की वैल्यू, तो ये आपका जो फ्लक्स है डिस्क का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके r की तरफ, और इस वाले पूरे जो फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देंगे। काफ़ी वैल्यू हमारे पास कट रही हैं, ये वैल्यू यहाँ से हमारे पास में एक स्क्वायर रूट में मिलेगी वैल्यू। ठीक है, पावर 3/2 मिलेगा, r की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये सेम रिजल्ट मिल जाएगा। इसको आप एक बार खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड 1 हो गया आपका, मेथड 2 हो गया। जो भी मेथड आपको ज़्यादा सूटेबल लगे, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई शॉर्टकट या ट्रिक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कन्वेंशनल अप्रोच लेके चलना है आपको। और ये मेथड आपने पीछे भी लगाया था, इसलिए आपको इस मेथड को प्रेफर करना है। ये मेथड कुछ क्वेश्चन में लग सकता है जब किसी चार्ज की वजह से हमें कुछ पार्ट फ्लक्स क्रॉस हो रहा हो। ठीक है, पूरा फ्लक्स क्रॉस नहीं हो रहा है, कुछ पार्ट क्रॉस हो रहा है, उसको हमने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, जब ये पूरा 4 पाई सॉलिड एंगल होता है, इसकी वजह से हमें पूरा फ्लक्स क्लोज होता, तो इतना एंगल की वजह से, इतना सॉलिड एंगल की वजह से कितना फ्लक्स क्रॉस होगा। तो ये हमारा इस डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स की आंसर हमें मिल रहा है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So again, such a wonderful question. We have given a equipotential surface and the distance. इसकी रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न निकालना है। ठीक है, इतना डाटा गिवन है, इसको अभी हम ड्रॉ करेंगे बाद में। तो पहले हम देखते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न से ये कुछ सर्कुलर पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमें कुछ समझ में तो आ नहीं रहा कैसे हम शुरुआत करें, तो हम देखते हैं कि कुछ रिलेशन बन सकता है क्या। फॉर फर्स्ट इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अगर देखें पहली जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हम अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, इसका 60 वोल्ट इंटू 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इसकी 10, इसको अगर मीटर में चेंज कर दें तो 10 मीटर डिवाइड में 100, तो ये वैल्यू आप कितनी आ रही है आपकी 6 वोल्ट मीटर वैल्यू आ रही है क्या। ठीक है, तो 6 वोल्ट मीटर किसका होता है, किसी का नहीं, लेकिन हमारे पास ये पता है कि E इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr ऐसे होता है। ठीक है, तो हम अभी वेलोसिटी मतलब जो हमारा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। फिर हम सेकंड के लिए बात करें, सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए बात करें तो ये 30 वोल्ट है, 30 डिवाइड में ये वैल्यू कितना है 20,
20 मीटर और डिवाइड में 100, तो फिर हमने रिलेशन देखा 6 वोल्ट मीटर फिर से आ रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पोटेंशियल का और इसका अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू फिक्स आ रही है 6 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह थर्ड का भी हम देख सकते हैं, थर्ड में 10 है, थर्ड इक्विपोटेंशियल, इस पूरे सरफेस पर 30 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, इस पूरे सरफेस पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। तो 10 वोल्ट इंटू में 60 और डिवाइड बाय 100, तो इसकी वैल्यू फिर 6 वोल्ट मीटर आ रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो हम V और R का मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिल रहा है। तो यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं क्या, कि हमारे पास V इंटू R इक्वल टू 6 है, तो V इक्वल टू हमें 6 बाई R करके, क्या हम पोटेंशियल और R यहाँ पर रेडियल डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। रेडियल डिस्टेंस को हम फर्दर एक्स वाई में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें V और R में रिलेशन मिल गया, ठीक है। तो हमें जब V और R में रिलेशन मिल गया तो E की वैल्यू मिल गई। इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का R पर कैसी डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो हम अभी तुरंत इसको क्या करना चाहिए, डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, ठीक है। तो इसको तुरंत हम डिफ्रेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr। भाई पोटेंशियल तो हमारा कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो माइनस का और इसमें गैप लगा दिया हमने इस तरह से। तो हम पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है हमें, क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है। तो ये वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से, माइनस का dV अपॉन dr, dV अपॉन dr और 6 बाई r का हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो 1 अपॉन r का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर मिल रहा है दैट इज 6 बाई r स्क्वायर और r कैप। तो ये हमें वैल्यू मिल रही है इतना वोल्ट पर मीटर, ठीक है, इतना वोल्ट पर मीटर, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिल रहा है। तो हमारा पहला जो आंसर था वो आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें R के रेडियल डिस्टेंस में जो एक हमें क्या निकालना था, इक्वेशन बनानी थी, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब इसमें क्या निकालना है कि E की वैल्यू 1 अपॉन R स्क्वायर के प्रोपोर्शन है और ये वैल्यू प्लस में है। तो इस तरह से हमने देखा, इस तरह पॉइंट चार्ज की वजह से जो इसका पैटर्न है इसे फैलता हुआ आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट चार्ज की वजह से देखें प्लस Q चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न कैसा आता है, फैलता हुआ। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये आपका 1 अपॉन R स्क्वायर का प्रोपोर्शन होगा, फिर ये वैल्यू सर, फिर ये, तो ये सर्कल इसकी क्या बनेगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। तो यही तो हमें ये इसका दिया हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कुछ इस तरह से फैलता हुआ मिलेगा क्योंकि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ही मतलब ट्रिकी और एक अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू द इतना वोल्ट, ठीक है। तो ये हमें ये यहाँ पर प्रोडक्ट हमने चेक किया, इस तरह से हम रैंडमली इसको चेक करेंगे तो हमें रिलेशन मिल गया। जब रिलेशन मिल गया तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है, रेडियल डिस्टेंस के रेडियल डिस्टेंस और पोटेंशियल का प्रोडक्ट है, ठीक है। पोटेंशियल और इसका जो प्रोडक्ट है वो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लू मिल जाएगा कि हमें क्वेश्चन कैसे फर्दर सॉल्व करना, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो फिर से ये पैटर्न बहुत ही लगातार रिपीट हो रहा है जे मेंस और नीट एग्ज़ाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जे मेंस एंड नीट एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम के लिए और ये आपका JM के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। पक्का इस एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का में दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा VA माइनस VB। तो VA माइनस VB निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, आपको यहाँ पर डेल्टा V इक्वल टू पता है क्या होता है, माइनस का इंटीग्रेशन A डॉट dr, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हमें यूज करना है, ठीक है। लेकिन हमें अच्छा क्या लग रहा है यहाँ से, A से B या ना B से A, हम B से A से B चले आते हैं, ठीक है। इनिशियल हम A से B चले आते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें A से B जाने की तो हमें VB माइनस VA मिलेगा। तो VB माइनस का VA इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन A से B, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रख देंगे यहाँ से 2i कैप प्लस का 3j कैप डॉट dr वेक्टर।
डी आर वेक्टर का मतलब है यहाँ से क्या निकालना कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना, ठीक है। तो हमारे पास ए से हम बी पर जा रहे हैं, ठीक है, ए से बी पे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, आर बी ए वेक्टर निकाल लेंगे ए से बी पे, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हमेशा, तो आर बी माइनस का आर ए करेंगे, आर बी माइनस आर ए कैसा आएगा, आर बी ये है, तो 2i कैप प्लस का जे कैप और प्लस का 3k कैप माइनस का आर ए वेक्टर कितना आएगा, i कैप प्लस का 2j कैप, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें i वेक्टर मिलेगा, ठीक है, 2i में से, इसमें से हमें माइनस का j वेक्टर मिलेगा और यहाँ पर आपको पूरा 3k कैप मिलेगा। तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पर k कैप ही नहीं है, तो यहाँ पर हम केवल i डॉट जे वैल्यू रख देंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये 2 मिल गया और माइनस का 3 मिल गया, तो वैल्यू माइनस का 1 मिल गई, ठीक है। लेकिन ये किसकी वैल्यू, ये है वी बी माइनस वी ए की वैल्यू है, ये वी बी माइनस वी ए की वैल्यू है। और इसमें पहले से भी क्या है, माइनस साइन भी लगा है, तो माइनस और माइनस ये प्लस मिल गया हमें इतना वोल्ट, ठीक है। तो आपको वी ए माइनस का वी बी निकालना था, इट विल बी माइनस का 1 वोल्ट आंसर। इस पार्ट में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, क्योंकि ऑप्शंस में आपको प्लस का 2 वोल्ट दिया रहेगा ना, माइनस का 2 भी रहेगा, फिर प्लस का 1 रहेगा और माइनस का 1 भी रहेगा। तो एक अगर आपकी नज़र हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। तो आपको इसमें ये वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वी ए माइनस वी बी निकालना है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और इसकी वजह से हम जब इसका उल्टा निकालेंगे ई ए माइनस बी, तो हमें माइनस में मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आपकी नज़र हटी दुर्घटना यहाँ पर घटी, आपका तुरंत वो -5 लेके चला जाएगा, 4 नंबर भी क्या, एक नेगेटिव भी करेगा। तो यहाँ पर इन स्टेप में आपको सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है सॉल्व करने में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको अपना 4 गुना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 फ्रेम हैं, ठीक है, एक स्ट्रिप और दूसरे स्ट्रिप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर बात की जाए, एक ये स्ट्रिप है, ठीक, ठीक है, ये लाइन है इस तरह से, और दूसरी स्ट्रिप इसके इस तरह से परपेंडिकुलर रखी हुई है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, ठीक है। तो इससे हमें पास होने वाला क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है। इस वायर की वजह से इस पर ABCD जो फ्रेम है हमारे पास, इससे हमें पास होने वाला पूरा फ्लक्स निकालना है, इसके अंदर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट लिया हुआ है, मिड पॉइंट से ये ऐसा है वायर है, और मिड पॉइंट से यहाँ से लेके, ठीक है, ये -b/2 से प्लस का b/2 हो गया, और इसकी थिकनेस ले ली dx, और ये मिड पॉइंट यहाँ से x डिस्टेंस पर है, तो वो स्ट्रिप और इसकी वजह से हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, और फिर इस स्ट्रिप को हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, आई बस में। तो इस वायर की वजह से हम उस स्ट्रिप पर फ्लक्स की बात करें तो A डॉट ए डी ए कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का भी कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर ऑन द स्ट्रिप, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर ऑन द स्ट्रिप, ठीक है। स्ट्रिप पर इस इलेक्ट्रिक वायर की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो आपका फॉर्मूला होता है E = λ/2πε0r। अब ये R वैल्यू क्या है, ठीक है, तो ये तो D डिस्टेंस पर है, और ये इस तरह से स्ट्रिप रखी हुई है, ठीक है, ऐसी, ठीक। और ये हमने जो स्ट्रिप मानी हुई है वो यहाँ कहीं ऐसे जा रही है, ये इसकी लेंथ है, लेंथ सामने आ रही है, और ब्रेड्थ इसकी ये है, तो हमने इसकी ऐसी स्ट्रिप ले रखी है, ठीक है, ऐसी स्ट्रिप यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको शिफ्ट करेंगे। तो ये R डिस्टेंस है, D और X का हम परपेंडिकुलर लेंगे, वो हमारा R का काम करेगा, ठीक है। तो λ/2πε0 √d² और x²। तो ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई।
अब हमें इसको ए डी एस कॉस थीटा में लगाना है। कॉस थीटा हमने यहाँ से निकाल लिया, इसको हमने यहाँ पुट कर देंगे। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू अभी जो हम निकालेंगे वो ए डी ए की वैल्यू रख रहे हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इन रूट ऑफ डी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और इसके बाद में ए डी कितना है एल इंटू डी एक्स, और कॉस थीटा कितना है ये वैल्यू डी अपॉन में अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू है। तो ये हमारा फ्लक्स है उस स्ट्रिप पर, ठीक है, जो हमने स्ट्रिप ली थी उस पर, इस वायर की वजह से, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसकी वजह से हमारे पास उतना फ्लक्स मिल गया। अब ये वैल्यू अगर हम बात करें तो यहाँ से जो स्ट्रिप है इसको हम मूव करेंगे, ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। तो ये ब्रेड्थ में x को हम माइनस b/2 से प्लस का b/2 शिफ्ट कर सकते हैं इसकी लिमिट को, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रिप है, ये लेंथ है इसकी और ये ब्रेड्थ है, और हमने इसकी स्ट्रिप को ऐसे मानना हुआ है, ठीक है। इस स्ट्रिप पर इसकी वजह से कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है वो हमने निकाल लिया। इसकी x डिस्टेंस पर था और ये d डिस्टेंस थी, ये x हो गया ये d हो गया, इसलिए ये वैल्यू हमने यहाँ पर r की वैल्यू रखी हुई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इस वैल्यू को कहाँ से कहाँ के लिए, माइनस का b/2 से प्लस का b/2 के लिए। पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका √2 के सॉल्व हो जाएगा। तो आपका जो फ्लक्स मिलेगा, फ्लक्स विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई माइनस का b/2 से प्लस का b/2, x वेरी करेगा नहीं करेगा यहाँ से कैसे, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये लैम्डा डी एल ये सब वैल्यू बाहर आ जाएंगी, और नीचे आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। इसके अंदर जो फंक्शन बनेगा इंटीग्रेशन के लिए वो क्या बनेगा dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का b/2 से प्लस का b/2 dx से डिवाइड में डी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। अंडर ब्रेक होके स्क्वायर बन जाएगा, ठीक, अंडर हट जाएगा मतलब, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेशन का फंक्शन हमारा कुछ tan जैसा बनता है, tan इनवर्स x अपॉन डी 1/d आगे के लगा के, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास लैम्डा डी एल डिवाइड में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/d, और ये आपका tan इनवर्स ऑफ x/d, और ये वैल्यू माइनस का b/2 से प्लस का b/2, ठीक है। ये आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये वैल्यू रखेंगे तो ये आपका b/2d 2 टाइम्स होके ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी, ठीक है। 2 टाइम्स बनेगा, एक प्लस का एक माइनस का, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ माइनस क्या हो जाता है, tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x जो रहता है वो माइनस का tan इनवर्स x हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। पढ़ी नहीं है तो ITF की प्रॉपर्टी आप रिकॉल कर लीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। तो आपका ये लैम्डा एक d से d कट जाएगा, तो आपकी फ्लक्स की वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 2d। बहुत ही स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, और ये x में आपको क्या बनेगा, b बनेगा, ठीक है, b अपॉन में 2d, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो काफ़ी स्टूडेंट तो ऑप्शन देख के ही हिल जाएंगे, और ये प्रॉपर एडवांस का क्वेश्चन है, और जेईई मेंस में अगर आ गया तो ये रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है, ये रैंक बूस्टर क्वेश्चन है। ये अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपकी रैंक बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही मतलब इसकी अप्रोच ही एकदम अलग है, और काफ़ी कुछ यूज हो गए यहाँ पर, इसके कंपोनेंट भी यूज हो गए, इंटीग्रेशन भी tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज हो गया, और बाद में सिंपल सा ये रिजल्ट आ रहा है 2 से कट करके काफ़ी कुछ वैल्यू करके, जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स की वैल्यू इतनी निकल के आ रही है। तो कम से कम इस क्वेश्चन को आप 4 बार समझेंगे तब ये आपको प्रॉपर क्लियर होगा। और इसी के बाद हम अपना ये वीडियो यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेके आपका समाप्त करते हैं, वो आप होमवर्क में भी करेंगे, उसको मैं हिंट दे दूँगा, और द एंड करेंगे इसके बाद।
इस क्वेश्चन की हम पहले एक प्रॉपर अप्रोच देखेंगे और फिर इस क्वेश्चन की हम लास्ट में एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक सिंपल अप्रोच देखेंगे, तो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है दैट इज 100 वोल्ट पर मीटर। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस लाइन के अलोंग जा रही है, कौन सी लाइन है, y = 3 + x। तो इस लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो हम थीटा निकाल लें तो इसका हमें कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को अगर हम लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डिवाइड में यहाँ पर cos थीटा आई कैप और प्लस का और साइन थीटा जे कैप, इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है, cos थीटा कंपोनेंट और साइन थीटा कंपोनेंट आई कैप और जे कैप, ठीक। तो यहाँ पर इस लाइन की अगर हम स्लोप की बात करें तो y = x + 3 जो लाइन है इसका हमें स्लोप कितना मिल रहा है, y = 3 + x जो लाइन है इसका हमें tan थीटा यहाँ पे मिल रहा है 45 डिग्री। tan थीटा यहाँ पे कितना 1 है, तो थीटा यहाँ पे कितना मिल गया 45 डिग्री मिल गया। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं जिससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर = 100 और cos 45 मतलब 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, ठीक है, ये हमें ई वेक्टर मिल गया, ठीक है। अब जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो तुरंत हमें ये वाला फॉर्मूला डेल्टा V = का E.dr, ठीक है, ये वैल्यू हमें तुरंत याद आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इंटीग्रेशन की हमें ज़रूरत ही नहीं है, E.dr हम सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर इसमें कौन सा है, ए और बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनका डिफरेंस निकाल लें, ठीक है। आर बी ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर यहाँ पे है 3 और ये, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर इनिशियल ए बी वेक्टर की वैल्यू होगी ओ बी माइनस ओ ए, तो 1,3 1 ये आपका ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर कितना है 3 आई कैप और प्लस का जे कैप। इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको मिल रही है यहाँ पर माइनस का 2 आई कैप माइनस का 2 आई कैप और ये आपको प्लस का 2 जे कैप। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, डेल्टा आर वेक्टर हो गया और ये ई वेक्टर तैयार है। हमें इसका डॉट प्रोडक्ट ही तो करना है और जब हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमने यहाँ पर देखा कि जितना हमें यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड देखा उतनी हमें प्लस का और माइनस का मैग्नीट्यूड हमें बराबर मिल रहा है। तो ई डॉट हम डेल्टा आर वेक्टर करेंगे माइनस के साथ में, तो जीरो चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जब, तो ये तो -10 हमें बाहर आ गया, -10 बाहर आ गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें माइनस का 2/√2 और प्लस का 2/√2। जितनी वैल्यू प्लस में मिल रही है उतनी वैल्यू माइनस में मिल रही है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें यहाँ पर 0 मिल रही है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 कहाँ पर होता है, जब वो दोनों पॉइंट क्या बन रहे हो, उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बन रहे हो, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे जा रही है, ठीक है, इस लाइन के अक्रॉस जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी, ठीक है, एक ही लाइन है, ठीक है। और जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से क्रॉस करते हुए जा रही है अलॉन्ग दिस लाइन, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट इसके रास्ते में कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है। क्या हम पहले ही चेक कर सकते हैं क्या कि इसका 45 डिग्री था और इनके बीच का अगर हम एंगल देखें y2 - y1, ठीक है, एक बार हम इनके बीच का एंगल अगर देख लेते हैं कि स्लोप की वैल्यू, तो m1 स्लोप की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है, m1 मतलब tan थीटा 1 आ रहा है, ठीक है। तो m2 की वैल्यू हम चेक करें क्या, y2 - y1 मतलब 3 - 1 और 1 माइनस का 3, तो ये माइनस का 2 डिवाइड में ये कितना आ रहा है यहाँ पर माइनस का प्लस का 2 डिवाइड माइनस का 2 तो माइनस का 1। तो m1 डॉट m2 की वैल्यू क्या यहाँ पे -1 आ रही है क्या, दो लाइंस की परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है ये। तो दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है और ये जो पॉइंट है इसके क्या आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये दोनों पॉइंट इसके क्या आ रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आ रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ये दोनों पॉइंट आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों
जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो अपने आप में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही क्या होती है, उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। तो आपको पहले ही अगर आप चेक कर लेते देन आप सेकेंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे बिना किसी सॉल्विंग अप्रोच के। बाकी हर सारे क्वेश्चन, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है। और एक बार अगर आपने चेक कर लिया कि आप दोनों परपेंडिकुलर हैं तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो ए और बी के बीच का होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वो किस पे पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है। जितना पोटेंशियल ए पॉइंट पर होगा उतने पोटेंशियल बी पर होगा, तो पोटेंशियल जीरो, ठीक है। तो इसी वीडियो के साथ में हम ये अपना वीडियो के एंडिंग करते हैं। इसी तरह के मोर इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हम सिंपल टेक्निक से आगे भी लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।